ये मेरा यूपीएससी में चौथा प्रयास था। पहले 3 प्रयास में मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हो पाया था। सो इस प्रयास से मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ और ये मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू ही था एंड उसके बाद मुझे 28वीं रैंक मिली। अगर ये बहुत मान्यता है, ये मिथ है मैं बोलूँगी कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में तो वो साइंस विषय की पढ़ाई करेगा एंड अगर वो अच्छा नहीं है पढ़ाई में तो वो आर्ट्स में जाएगा। तो जब मैंने साइंस से ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट किया तो वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग टाइम था क्योंकि सारे लोग बोलने लग गए थे कि ऐसा क्या हुआ, इससे मेडिकल की पढ़ाई नहीं हो रही है या अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट करिए। तो फिर मैंने अपना दूसरा कॉल अपने पिताजी को किया था। मैं काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तो मेरे पापा अपने स्कूल से वापस आ रहे थे तो वो रास्ते में थे। तो जब मुझे उन्होंने रोता हुआ सुना तो उनको लगा कि शायद मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। देन आई टोल्ड हिम कि नहीं पापा, इट्स AIR 28। सो वो जो एक कहते हैं ना कि जब आप अपने खुशी की एकदम सीमा पे होते हो तब आपके आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं। मैं तो पहले ये कहूँगी कि 12वीं के बाद जो तैयारी करना चाहते हैं तो वो एक सही स्टेज नहीं है यूपीएससी प्रिपरेशन का, कि आप अपने कॉलेज के जो टाइम है वो बहुत गोल्डन टाइम होता है, तो आप उसको काफ़ी एम्ब्रेस कीजिए, इंजॉय कीजिए और उस समय ही वो अच्छा मौका है जब आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। आज पटना में ओपन सेमिनार का आयोजन किया गया था कि यूपीएससी का तैयारी कैसे करें, आईएएस कैसे बने। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के टॉपर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्राची हनी जी, जिनका रैंक है 28वां रैंक देश भर में हासिल की हुई है और सबसे बड़ी बात है कि अपने बिहार से हैं, मुजफ्फरपुर से आती हैं। प्राची जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स अ लॉट। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, खासकर जब बिहार में लोगों से मिलती हूँ और इतना सारा प्यार मिलता है तो बहुत ही ग्रेटफुल फील करती हूँ। एंड सबसे बड़ी चीज़ एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि जो एक एम किया था लाइफ में प्रोफेशनली, वो उस टारगेट तक पहुँचे हैं एंड अब मौका मिलेगा कि उसमें फ्रूटफुली अच्छा काम करें और देश की सेवा कर पाएँ। थोड़ा अपने यूपीएससी जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए आप। ये मेरा यूपीएससी में चौथा प्रयास था। पहले 3 प्रयास में मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हो पाया था। सो इस प्रयास से मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ और ये मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू ही था एंड उसके बाद मुझे 28वीं रैंक मिली। 28वीं रैंक मिली। 28वीं रैंक मिलने के बाद काफ़ी खुशी हुई होगी। सबसे पहले आपने किसको बताया कॉल करके? मैंने सबसे पहला कॉल अपनी मम्मी को किया था, बट बाकी रिलेटिव्स के बहुत कॉल आ रहे थे तो मम्मी मेरा कॉल उठा नहीं पाई थी। तो फिर मैंने अपना दूसरा कॉल अपने पिताजी को किया था। मैं काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तो मेरे पापा अपने स्कूल से वापस आ रहे थे तो वो रास्ते में थे। तो जब मुझे उन्होंने रोता हुआ सुना तो उनको लगा कि शायद मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। देन आई टोल्ड हिम कि नहीं पापा, इट्स AIR 28। सो वो जो एक कहते हैं ना कि जब आप अपने खुशी की एकदम सीमा पे होते हो तब आपके आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं, तो वो वाला फील मैंने उस दिन किया था एंड ऐसा ही था, मैं बस रो रही थी उस दिन। आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया? मेरी 12th तक की पढ़ाई मुजफ्फरपुर बिहार से ही हुई है। उसके बाद मैं अपना ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी चली गई थी। वहाँ से मैंने ज्योग्राफी विषय में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। कौन सी कॉलेज से? मेरा कॉलेज कालिंदी कॉलेज था। कालिंदी कॉलेज। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी कैसे किया जाता है? थोड़ा सा जो नए बच्चे हैं उनको बताइए कि जो चाहते हैं यूपीएससी का तैयारी करना, आईएएस बनने का सपना लेकर आते हैं, घरों से निकल कर आते हैं, 12वीं पास करने के बाद वो लोग चले आते हैं, कई लोग होते हैं ग्रेजुएशन पास करने के बाद जाते हैं तैयारी करने के लिए। थोड़ा उनको बताइए कैसे यूपीएससी का तैयारी किया जाता है। मैं तो पहले ये कहूँगी कि 12वीं के बाद जो तैयारी करना चाहते हैं तो वो एक सही स्टेज नहीं है यूपीएससी प्रिपरेशन का, क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन एक मैच्योरिटी डिमांड करती है एंड जब हम सब 12वीं कक्षा में होते हैं तो उतने मैच्योर हम लोग नहीं होते हैं कि किन चीज़ों को पढ़ना है, किन को छोड़ना है। तो वहाँ पे बस एक चीज़ डिसाइड कर सकते हैं जो एस्पिरेंट्स हैं कि क्या वो जो ग्रेजुएशन में विषय रखना चाहते हैं, क्या वो सेम विषय वो ऑप्शनल में भी रखना चाहते हैं। जैसे मैंने 12वीं के बाद ही सोचा था कि मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल रखना चाहती हूँ, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन ज्योग्राफी विषय से ही किया। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब आपका 3 साल का कॉलेज पूरा होता है तो आपका मैक्सिमम कवर जो है आपके ऑप्शनल का, क्योंकि जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है ऑप्शनल में वो ग्रेजुएशन लेवल का ही होता है, वो कवर रहता है। तो एक वो बहुत रिलैक्सिंग फील होता है एंड उतना बर्डन नहीं लगता है, क्योंकि आप देखेंगे कि सिलेबस इतना बड़ा है और उसमें अगर ऑप्शनल भी बचा रहता है तो बहुत ज़्यादा लोड फील होता है। तो मैं पहले तो ये कहूँगी कि 12वीं
प्रीवी के स्तर पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा, जब भी कोई तैयारी के लिए आता है तो उसको सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस का अध्ययन करना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि जब आप इनिशियल स्टार्टिंग के फेज में हो तो आप सिलेबस को रोज़ देखें, क्योंकि जितनी बार आप सिलेबस को पढ़ेंगे उतना आपको क्लैरिटी आएगी कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, वो किन टॉपिक्स को पूछना चाहती है। हो सकता है कि हम किसी एक टॉपिक पे बहुत सारे नोट्स पढ़ लिए एंड न्यूज़पेपर से पढ़ लिया एंड पता चला कि यूपीएससी वैसे क्वेश्चंस ही नहीं पूछती। तो सिलेबस एंड दूसरा पीवाईक्यू से हमें ये समझ आता है कि हम जिस तरीके से उन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं क्या उसको उसी तरीके से पढ़ने की ज़रूरत थी या फिर हमें अपने पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज करना है। जैसे आज भी सबने बताया कि यूपीएससी काफ़ी एक एनालिटिकल एग्ज़ाम है, तो सिंपल अगर आप सोचेंगे कि एक नोट्स बना लें और उसको लिख दें एग्ज़ाम में जाके, तो वो एक सार्थक तैयारी नहीं है। तो सार्थक तैयारी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी तैयारी को हमेशा एक चेक एंड बैलेंस देते रहें सिलेबस एंड पीवाईक्यू से। एंड तीसरा मेरा ये रहेगा जो एस्पिरेंट्स आ रहे हैं स्पेशली कॉलेज में, कि आप अपने कॉलेज के जो टाइम है वो बहुत गोल्डन टाइम होता है, तो आप उसको काफ़ी एम्ब्रेस कीजिए, इंजॉय कीजिए और उस समय ही वो अच्छा मौका है जब आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। तो सिर्फ यूपीएससी के पीछे ना भागें, एंड क्योंकि फिर मैंने देखा है कि उसके बाद आप कॉलेज की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाती एंड यूपीएससी प्रिपरेशन भी रह जाता है। तो इट्स बेटर कि आप मैनेज करें और प्रायोरिटाइज करें। ये पीवाईक्यू क्या है, थोड़ा सा बताइए ताकि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे उनको। पीवाईक्यू से मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो जो यूपीएससी ने ही अपनी परीक्षा में जब से वो करवा रहे हैं एग्ज़ाम, थोड़ा सा 2011-12 तक पैटर्न अलग था, उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ, बट पैटर्न भले चेंज हुआ बट क्वेश्चंस तो यूपीएससी ने पूछ रखे हैं। तो फ्रेमवर्क सेम ही है, माइंडसेट सेम ही है, कैसे लैंग्वेज है, क्या यूपीएससी का फोकस है, तो उसको पढ़ के हमें ये समझ आता है कि हम जैसे कि अगर किसी ने प्रेसिडेंट टॉपिक आज पढ़ने का सोचा तो हो सकता है कि हमने बुक उठाया और उसको पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चन से ये देखेंगे कि हमने जो पढ़ा और यूपीएससी जो पूछ रही है उसके बीच का गैप क्या है, और उस गैप को हम फिल करने का प्रयास करेंगे, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। प्राची जी, जब आप घर से बाहर निकले होंगे पढ़ने के लिए तो काफ़ी मतलब अगल बगल लोगों का ताना बाना, रिश्तेदारों का ताना बाना मिला होगा। इन सब चीज़ों को कैसे टैकल किया, अपने पेरेंट्स को कैसे आपने कन्विंस किया कि हमें बाहर जाना है पढ़ने के लिए? देखिए हमारे एरिया में खासकर अगर ये बहुत मान्यता है, ये मिथ है मैं बोलूँगी, कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में तो वो साइंस विषय की पढ़ाई करेगा, बिल्कुल। एंड अगर वो अच्छा नहीं है पढ़ाई में तो वो आर्ट्स में आर्ट्स में जाएगा। तो मेरा 11-12 तक क्योंकि मेरे स्कूल में अच्छे नंबर आते थे, मैं रैंकर वगैरह थी, तो जब मैंने साइंस से ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट किया तो वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग टाइम था, क्योंकि सारे लोग बोलने लग गए थे कि ऐसा क्या हुआ, इससे मेडिकल की पढ़ाई नहीं हो रही है, या अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट करिए। मेरा सीधा सा कहना है कि आप जो भी करें, जो भी पढ़ाई करें, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप उसमें एक्सेल करें। साइंस का बच्चा भी उतना ही मेहनत कर रहा है जितना एक ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा कर रहा है, तो इसको ना लाएं। तो और जब तक आप अपने लक्ष्य को साधते हैं ना, तब तक बहुत सारे शोर सामने आता है, सब लोग सब कुछ बोलता ही है, बट हमारा लक्ष्य होना चाहिए अर्जुन ने जैसा था ना मछली की आंख पे, तो शोर होगा क्योंकि लोगों का काम है, समाज का काम है, वो आपको बताएंगे, बोलेंगे, और वही लोग, समाज जो आपको ताने दे रहा है, जब आपका रिजल्ट हो जाएगा तो बोलेंगे मुझे पहले से पता था कि ये बहुत होनहार बच्चा है। तो ये सबके साथ होगा। तो इन सब चीज़ों को आप अपने फैमिली स्पेशली पेरेंट्स के सपोर्ट से, फ्रेंड्स के सपोर्ट से टाइम टू टाइम आप उन चीज़ों पे उतना ना ध्यान दें और अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहें, जैसे मैंने बोला अर्जुन के जैसे। एंड एक दिन जब आप वो लक्ष्य हासिल करेंगे और आप वापस अपने घर जाएंगे तो वो जो फीलिंग होती है ना उस दिन की, उस दिन लगता है कि सारे ताने, सारी समस्याएं, सब कुछ फलीभूत हो गया इस मोमेंट में। आपको कब ख्याल आया कि हमें यूपीएससी करना चाहिए? मेरे अंदर तो यूपीएससी का बीज मेरे माता पिता ने, जैसे मैंने बताया, क्लास 2 या 3 कक्षा से ही डाल दिया था। तो मेरा तो शुरू से ही था, जैसे कहते हैं ना बचपन का सपना कि मुझे तो यूपीएससी ही करना है, तो स्टार्टिंग से ही था। फिर 2016 में जब मुझे लेना था कि मैं क्या पढूं, 12th के बाद मैं क्या करूं, कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊं या मैं ग्रेजुएशन करूं, तो उस साल टीना डाबी मैम का रैंक 1 आया था। तो वो बहुत सारी लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया था, स्पेशली गर्ल्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। तो वो मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मैंने भी एकदम निश्चय कर लिया था कि अब तो मुझे यूपीएससी करना है। आज भी बिहार में महिला सेफ्टी को लेकर, बिहार क्या पूरे देश में महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी बातें होती है। महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं, काफ़ी जगहों पे चर्चाएं होती है।
है। तो अगर कल के डेट में आप अधिकारी बन के जाती हैं उस किसी जगह पे, तो वहाँ पे महिला सुरक्षा कैसे प्रदान कीजिएगा आप? मैंने भी चैलेंजेस देखे और मैंने वो खुद भी फेस किया है कि एक टाइम के बाद शाम को निकलने में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं जिस ज़िलों में जाऊँ, वहाँ तो मैं पहले समझूँ कि यहाँ की महिलाओं को किन-किन प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ अपने अलग चैलेंजेस हैं और कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो काम करूँ, वो उन कॉमन चैलेंजेस और जो जो स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं, उनका एक मिश्रण हो। और अब तो क्योंकि सारी चीज़ें मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत ज़्यादा हम उसको इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं, तो मैं ये कोशिश करूँगी कि वो मैं उसका भी यूज़ करूँ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सरकार या अधिकारी जो भी कर रहे हैं, उन प्रयासों का जो प्रयास है उसका इक्वल सपोर्ट लोगों से भी मिलना चाहिए। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि महिलाएं खुद शिक्षित हों, साक्षर हों, और जब वो अपने लिए आवाज़ उठाएंगी तो वो जो एफ़र्ट आएगा वो सरकार के एफ़र्ट से मिलके वो सही मायने में फलीभूत ऐसा होगा। कोई काम होगा जो आपने सोचा होगा कि पहली पोस्टिंग पे हम ये काम करने वाले हैं ताकि वहाँ के लोगों की दशा और दुर्दशा दोनों बदल जाए? ऐसा भी कोई काम एक भी कोई काम सोचा होगा आपने? मैं क्योंकि शुरू से मैं बिहार में रही हूँ, मेरे माता-पिता दोनों शिक्षक हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो कठिनाइयाँ हैं बिहार में मैंने वो देखा है। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि मुझे अगर पोस्टिंग मिलती है तो मैं बुनियादी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन एंड विमेन हेल्थ के ऊपर काम करूँ। जो बिहार की बेटियां हैं वो जो पढ़ाई कर रही हैं घरों से बाहर निकल कर उनको क्या शिक्षा देना चाहिएगा? मैं बस यही बोलूँगी कि उठिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए और आगे बढ़िए। लड़की लड़कों में कोई फ़र्क नहीं होता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे दिमाग की चीज़ है। हमारे पेरेंट्स भी अगर आप वो करके दिखाएंगे तो है ना कि एक वो कोनोटेशन है कि शादी के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है। तो मेरा सिंपल सा कहना है, जैसे अभी वैभव सूर्यवंशी जी हमारे 15 साल की उम्र में खेल रहे हैं, तो अब क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स उनको ये नहीं बोलेंगे कि आप क्रिकेट छोड़ के पढ़ाई कीजिए। तो अगर आपको भी ये प्रेशर रिलीज़ करना है तो आपको भी टाइम टू टाइम अपने पेरेंट्स को भी ये भरोसा दिलाना पड़ेगा। कुछ एग्ज़ाम्स निकालने होंगे, उनको बताना पड़ेगा कि मेरी रुचि पढ़ाई में है। उसके बाद अगर आपकी शादी हो भी जाती है तो अब तो जैसे अनु कुमारी मैम थी, वो शादी के बाद उनकी ऑल इंडिया रैंक 2 आई। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, मैं इसको एग्री करती हूँ, बट जो सेल्फ इंटेंट होता है और जो एक विल पावर होता है वो मुझे लगता है महिलाओं में और सुदृढ़ होता है, क्योंकि वो सारे कुछ इतने मल्टी डायमेंशनल चीज़ों को करती हैं। तो नारी शक्ति को बिल्कुल आगे आना चाहिए और अपने सपनों को बिल्कुल पूरा करना चाहिए। और हमारा देश विकासशील से विकसित तब तक नहीं हो सकता है जब नारी शक्ति अग्रसर होकर अपना योगदान ना दे। अपनी आइडियल किसको मानती हैं आप? मैं तो अपना आइडल तो मैं अगर कहूँ तो मैं अपने पिताजी को ही मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने शुरू से मेरे अंदर ये बीज डाला था और मुझे हमेशा से इंस्पायर किया था कि आप कैसे एक लोक सेवक बन के लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। वो मुझे स्पेशली टी.एन. सेशन सर का एग्जाम्पल देते थे कि कैसे उन्होंने इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स किया। तो मैं थैंकफुल हूँ अपने पिताजी की कि उन्होंने मुझे बचपन से इस तरह नरिश किया कि मैं आज मुझे ये भगवान की कृपा है कि मुझे ये मौका मिलेगा अब कि मैं लोगों के लिए काम कर सकूँ। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के थैंक्स अ लिए। लॉट, थैंक यू। जब घर वालों का साथ होता है तो सब कुछ करना संभव हो जाता है। आज वही प्राची जी के साथ भी हुआ है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहिए द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।